नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। होम बाउंड के बहाने भारतीय सिनेमा की हम पड़ताल करना चाहते हैं। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला देश है। हर भाषा में, हर इलाके से हर साल हजारों फिल्में। लेकिन सवाल यह है कि इतनी फिल्मों के बाद भी जब ऑस्कर या कॉन फिल्म फेस्टिवल की बात आती है तो हमारी मौजूदगी अपवाद क्यों बन जाती है। आज होम बाउंड के बहाने मैं इसी सवाल से बात शुरू करना चाहता हूं कि समस्या प्रतिभा की है या माहौल की। दुनिया में भारत की छवि जिन फिल्मों ने बनाई वे कभी मसाला फिल्में नहीं थी। सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली की बात करूं, ऋत्विक घटक की मेघे ढाका तारा, श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, अदूर गोपाल कृष्णन, इन्हीं फिल्मों से उन्होंने दुनिया को समझा या दुनिया ने उनकी फिल्मों के जरिए हमको समझा। बाद में सलाम बॉम्बे, फायर, कोर्ट, मसान, न्यूट्रन जैसी फिल्मों ने बताया कि भारतीय सिनेमा सवाल भी पूछ सकता है। होम बाउंड का ऑस्कर 2026 की शॉर्ट लिस्ट में पहुंचना इसलिए अहम है क्योंकि यह याद दिलाता है कि जब भारतीय सिनेमा अपने समाज की बेचैनी, विस्थापन और सच्चाई को ईमानदारी से दिखाता है तो दुनिया ध्यान देती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसी फिल्में हमारे यहाँ अपवाद बन जाती हैं, परंपरा नहीं। अब सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, एक तरफ हम ऑस्कर में जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपने ही देश में फिल्मों को देखने से डरते हैं। केरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 19 फिल्मों पर रोक लगती है। 100 साल पुरानी बेटलशिप पोटेमकीन भी नहीं दिखाई जा सकती। फिलिस्तीन पर बनी फिल्में रोकी जाती हैं। संतोष जैसी फिल्म जो पुलिस की बर्बरता दिखाती है उसे भी आपत्तिजनक बताया जाता है। सवाल यह है, क्या फिल्में दिखाने से क्रांति हो जाती है? सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वह समाज की स्मृति होता है, सवाल होता है, प्रतिरोध होता है। अगर हम ऐसा सिनेमा बनाने ही नहीं देंगे जो हमें असहज करता हो तो फिर दुनिया से सम्मान की उम्मीद कैसे करेंगे। होम बाउंड एक संकेत है, लेकिन रास्ता तभी खुलेगा जब हम अपने देश में सिनेमा से डरना बंद करेंगे। दरअसल हमारे देश में इस समय सिनेमा को लेके बहुत तरह की चीज़ें हो रही है और बहुत सारे नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में अगर होम बाउंड जैसी फिल्में ऑस्कर में शॉर्ट लिस्ट होती है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे देश में नीरज धायवान बहुत अच्छे फिल्मकार हैं और अभी उनकी फिल्म होम बाउंड जो है वो ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है। तो हम इस बहाने भारतीय सिनेमा की पड़ताल कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा आज दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा उद्योग है। संख्या के लिहाज से हम हॉलीवुड से कहीं आगे हैं। हर साल हजारों फिल्में दर्जनों भाषाओं में देश के हर कोने से निकलती है। 100 साल से ज़्यादा की इस यात्रा में दादा साहब फाल्के को याद किया गया, शताब्दी समारोह मनाए गए और बार बार यह दोहराया गया कि भारतीय सिनेमा वैश्विक ताकत बन चुका है। लेकिन इस आत्मसंतोष के बीच एक बुनियादी सवाल अब भी हमारे सामने खड़ा है कि इतनी विशालता के बावजूद भारतीय सिनेमा दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों पर स्थायी और निर्णायक उपस्थिति क्यों नहीं बना पा रहा है। इसी संदर्भ में नीरज धायवान की फिल्म होम बाउंड का ऑस्कर 2026 की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के टॉप 15 शॉर्ट लिस्ट में पहुंचना एक अहम खबर है। यह उपलब्धि खुशी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक अवसर है भारतीय सिनेमा की दिशा, उसकी प्राथमिकताओं और उसके अंतर विरोधों को समझने का। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि होम बाउंड ऑस्कर की दौड़ में क्यों पहुंची, या बल्कि यह कि ऐसी फिल्में अपवाद क्यों बन जाती हैं। अगर भारतीय सिनेमा के इतिहास को देखा जाए तो यह साफ होता है कि दुनिया में भारत की छवि जिन फिल्मों ने बनाई वे कभी मुख्यधारा की व्यावसायिक फिल्में थी ही नहीं। सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली जब 1955 में कान फिल्म फेस्टिवल पहुंची तो उसने पहली बार भारत को एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत किया जो अपने गांव, गरीब और मानवीय संघर्ष को बिना सजावट दिखाने का साहस करता है। और अब अपराजितो और अपूर्व संसार ने वेनिस और बर्लिन में यह भरोसा मजबूत किया। ऋत्विक घटक ने मेघे ढाका तारा ने विभाजन और विस्थापन की को सिनेमा की एक स्थायी स्मृति दर्ज किया। इसके बाद श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, अतुर गोपाल कृष्णन, अरविंदम, मणिकौल, कुमार साहनी जैसे फिल्मकारों ने भारतीय सिनेमा को विचार, प्रतिरोध और सामाजिक विवेक की भाषा दी। मीरा नायर की सलाम बॉम्बे, मानसून बेडिंग, दीपिका मेहता की फायर, वाटर, चेतन तामणे की कोर्ट और द डिसिप्लिन, मसान और न्यूट्रन जैसी फिल्में अलग अलग समय पर
उसने ये साबित किया कि भारतीय सिनेमा की जटिलताओं को ईमानदारी से दिखाने वाला सिनेमा आज भी संभव है। यही वे फिल्में थीं जिनने दुनिया ने भारत को गंभीरता से देखा। इसके बावजूद भारतीय सिनेमा की मुख्य धारा धीरे धीरे ऐसे व्यावसायिक मॉडल में फंसती चली गई जहां सफलता का पैमाना सवाल नहीं बल्कि सुविधा बन गया। बड़े सितारे, बड़े बजट, आक्रामक प्रचार और उसके साथ एक सुरक्षित नैरेटिव जो सत्ता को असहज ना करे। गंभीर सिनेमा हो तो ना चलने वाला घोषित कर दिया जाता है या फिर उसे कला घर के सीमित दायरे तक बंद कर दिया जाता है। यहीं से भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अंतर्विरोध पैदा होता है। एक ओर हम ऑस्कर, कान और बर्लिन की जगह बनाने का सपना देखते हैं, दूसरी तरफ अपने ही देश में फिल्मों को देखने से डरते हैं। केरल में चल रहे 30वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हालिया घटनाक्रम इस डर का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। विष्णु नागर जो साहित्यकार हैं, उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में जिस तरह से इस पूरे मामले को सामने रखा है वह किसी एक राज्य या एक फेस्टिवल पर सवाल नहीं है बल्कि पूरे सांस्कृतिक माहौल का आईना है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा पहले 19 फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाती है, विरोध होता है तो 5 फिल्मों को दिखाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन 14 फिल्मों पर रोक बरकरार रहती है। केरल सरकार अंततः यह घोषणा करती है कि सभी फिल्में दिखाई जाएंगी। सवाल यह नहीं है कि कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है, सवाल यह है कि कला से ये डर क्यों। सबसे विडंबनापूर्ण तथ्य यह है कि 100 साल पुरानी मूक क्लासिक फिल्म बेटलशिप पोटेमकीन जो है वो यूट्यूब पे वर्षों से उपलब्ध है और विश्व सिनेमा की आधारशिला मानी जाती है, उसे भी दिखाने की अनुमति नहीं दी जाती। फिलिस्तीन पर बनी 2 फिल्मों को रोका गया। संतोष जैसी भारतीय फिल्म जो पुलिस की बर्बरता को दिखाती है उसे आपत्तिजनक ठहराया जाता है, जैसे उसे ना दिखाने से सच्चाई मिट जाएगी। यह वही समय है जब प्रोपेगेंडा आधारित फिल्मों को खुला समर्थन, मंच और प्रचार मिलता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अंधविश्वास, हिंसा और नफरत से बड़ा कंटेंट बिना किसी रोक टोक के परोसा जाता है। नाग नागिन, चमत्कार, धार्मिक उन्माद, क्योंकि यह सब दर्शकों को सोचने पे मजबूर नहीं करता, लेकिन जो फिल्में सवाल पूछती हैं, प्रतिरोध दर्ज करती है, उन्हें खतरा मान लिया जाता है। ऐसे माहौल में यह उम्मीद करना कि भारत लगातार ऑस्कर या कान में पहुंचेगा आत्मविरोध से भरा हुआ है। ईरान, रोमानिया या लैटिन अमेरिका जैसे छोटे देशों की फिल्में इसलिए आगे आती हैं क्योंकि वहाँ राज्य आलोचना से डरता नहीं है। वहाँ सिनेमा को राष्ट्र की छवि बिगाड़ने वाला नहीं बल्कि उसे समझने का माध्यम माना जाता है। होम बाउंड का ऑस्कर शॉर्ट लिस्ट में पहुंचना इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह याद दिलाता है कि जब भारतीय सिनेमा अपने समाज की बेचैनी, विस्थापन और यथार्थ ईमानदारी से पकड़ता है तो दुनिया उसकी ओर देखती है। लेकिन अगर हम एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान चाहते हैं और दूसरी ओर अपने ही देश में फिल्मों पे पहरेदारी जारी रखते हैं तो यह विरोधाभास हमें बार बार वहीं लाकर खड़ा करेगा जहां उपलब्धि खबर बनती है पर परंपरा नहीं। भारतीय सिनेमा का भविष्य इस सवाल पर टिका है कि क्या हम ऐसा सिनेमा को बनने देना चाहते हैं जो हमें असहज करता है, क्योंकि इतिहास यही बताता है कि दुनिया में वही सिनेमा टिकता है जो सत्ता नहीं समाज से संवाद करता है। और होम बाउंड के बहाने आज यही सवाल सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो ऐसे समय जब सिनेमा समाज में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, नैरेटिव बना रहा है, तो हमको ये देखना होगा कि हम क्या भारत के दायरे में सिनेमा की बात कर रहे हैं या व्यावसायिक सिनेमा की बात कर रहे हैं या 200, 400, 500 करोड़ के कमाने वाले सिनेमा की बात कर रहे हैं या हम उस सिनेमा की तरफ भी बात करें जो कहीं ना कहीं हमारी अपनी चीज़ों को बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे ले जाए। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि रीजनल सिनेमा में भी व्यावसायिकता इस तरह से आई है कि जो हमारे रीजन की चीज़ होना चाहिए, हमारी कला संस्कृति, हमारे संघर्ष, वो गायब हैं और एक अलग तरह का नकली किस्म का प्रेम या नकली किस्म की हीरोइज़्म इसमें दिखाई देता है। तो होम बाउंड के बहाने मुझे लगता है कि ये सवाल आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार।